गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जेनेटिक्स। ठीक है, आनुवांशिकी को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज से हम उसे शुरू कर देंगे। 2-3 लेक्चर्स में 4 लेक्चर्स जितने भी उसके लेक्चर्स हम बना पाएंगे उसमें आपकी पूरी जेनेटिक्स जो है वो कवर कर दी जाएगी। अब हमने देखा है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी और एमपीपीएससी में भी। किसी भी तरह की सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम्स हैं सभी में पूछे जाते हैं, इसीलिए इस टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं हम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवांशिकी। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि ये जेनेटिक्स जो है इसका मतलब क्या है इस शब्द का। ठीक है, जेनेटिक्स का हिंदी में मतलब होता है आनुवांशिकी। ठीक, अब इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, इसके अंदर हमें किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है या फिर किन चीज़ों से मिलकर जेनेटिक्स बनती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, जेनेटिक्स के अंदर, आनुवांशिकी के अंदर हम 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, 2 चीज़ों की स्टडी करते हैं। ठीक है, पहला टर्म हमारा आ रहा है हेरिडिटी, ठीक है, और दूसरा टर्म आ रहा है वेरिएशन। फाइन, इन दोनों की स्टडी को ही हम जेनेटिक्स कहते हैं। फाइन, चलिए तो आप देखिए जरा कि इनका मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, हेरिडिटी का मतलब है कि आपके जो भी पेरेंट्स हैं उन पेरेंट्स की जो भी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि किसी भी तरह का फिजिकल या फिर आपके नेचर वाइज जो भी क्वालिटीज़ है, जैसे आंखों का रंग हो सकता है, बालों का रंग हो सकता है, फेस कट हो सकता है, ठीक है, हाइट हो सकती है, स्किन का कलर हो सकता है, इस तरीके की कोई भी जो क्वालिटी है वो जब पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका मेल है, ठीक है, और ये आपके फीमेल है। मेल फीमेल से, ठीक है, जब इनका क्रॉस किया जाता है तो बनता है यहाँ पर हमारा जो है कोई भी न्यू जनरेशन बनती है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कोई एक नई जनरेशन बनी है यहाँ पर, तो अब मेल में जो भी क्वालिटीज़ हैं और फीमेल में जो भी क्वालिटीज़ है उन दोनों के मिक्सअप से ही, ठीक है, उन दोनों के कैरेक्टर्स, मेल के कैरेक्टर और फीमेल के कैरेक्टर, इन दोनों के कैरेक्टर से कंबाइन होकर मिल करके, ठीक है, आपकी जो न्यू जनरेशन है, मतलब कि जो आपका चाइल्ड बना है या जो भी आपका नेक्स्ट जनरेशन है उसमें दोनों के कैरेक्टर होंगे, आपके माता के भी होंगे, पिता के भी होंगे, मतलब फादर के भी होंगे, मदर के भी होंगे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब कि जब आपके पेरेंट के जो भी कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। कैरेक्टर्स का मतलब है कि भाई जैसे कि आपकी आंखों का, हम बोलते हैं ना कि जब भी कोई बच्चा होता है कहीं पर, ठीक है, बेबी होता है, तो बोला जाता है कि ये तो इसके नाना जी जैसा दिख रहा है या फिर ये इसके पापा पर गया है। दैट मीन्स कि उसमें हम जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी क्वालिटीज़ को देखा जा सकता है साफ साफ। ठीक है, फिर थोड़ा सा वो बड़ा होता है तो उसके बोलने का तरीका हो सकता है या फिर उसका जो फेस कट है, उसका स्किन कलर है, बालों का रंग है। ठीक है, तो ये इन तरह के जो भी कैरेक्टर्स हैं इनको हम यहाँ पर एज अ कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं। फाइन, तो अगर मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, इसको बोला जाता है हेरिडिटी। ठीक है, ये फर्स्ट चीज़ हो गई। तो मतलब आनुवांशिकी के अंदर हमें पहली जिस चीज़ का अध्ययन करना है वो है हमारी हेरिडिटी, मतलब कि ट्रांसफ़र होना। दूसरा है हमारा वेरिएशन। ठीक है भाई, अब एक चीज़ तो आपने बोल दी कि मेल और फीमेल दोनों के जो आपके जो कैरेक्टर्स है वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन है हमारी, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये बात सबको समझ में आती है। अब देखिए कि ट्रांसफ़र होने का मतलब क्या, कि वो एज इट इज़ होते हैं, मतलब क्या डुप्लीकेट कॉपी है, जैसे कि माता पिता जैसे बच्चे दिखाई देते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। जो भी नेक्स्ट जनरेशन या चाइल्ड वहाँ पर जन्म ले रहा है या बन रहा है, चाहे वो प्लांट में हो, एनिमल में हो या ह्यूमन बीइंग में हो, वो अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसी को बोला जाता है वेरिएशन या परिवर्तन। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि मेल के सारे कैरेक्टर इसमें नहीं आ सकते,
फीमेल के भी सारे कैरेक्टर इसमें नहीं आ सकते। मतलब कि अगर मान लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम होता, ठीक है, तो सेम टू सेम अगर होता तो वो दोनों में से किसी एक का ही कॉपी हो सकता है, दोनों का तो फिर भी नहीं हो सकता है। भाई मान लीजिए वो पूरा का पूरा आपके अपने पापा जैसा दिखाई देता, सारी की सारी उसका पूरा 100% डीएनए सेम है, तब भी वो सिर्फ एक ही की कॉपी होता। और अगर फीमेल का भी अगर वो डुप्लीकेट बन रहा है, या इसको हम क्लोन बोलते हैं, तो तब भी वो उसमें एक ही के सारे कैरेक्टर्स होते हैं। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जनरली जब भी यहाँ पर सेल डिवीजन होता है या डीएनए ट्रांसफर होता है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है आपका जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रन है, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स की, प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, और उसी को बोला जाता है वेरिएशन, ठीक है। तो अब वेरिएशन का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया सबको, ठीक है। मतलब कि हम हमारे मम्मी पापा जैसे दिखते हैं पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, कुछ ना कुछ अंतर दोनों में है, ठीक है, उसी को वेरिएशन बोला जाता है। अब देखेंगे हम कि वेरिएशन यहाँ पर दो तरह के हैं, ठीक है। वेरिएशन कितने तरह के हैं, 2 टाइप्स के। पहला है हमारे पास सोमेटिक वेरिएशन, ठीक है, और दूसरा है जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन, जर्मिनल वेरिएशन, इन दोनों में भी अंतर समझे, ठीक है। देखिए हमारी बॉडी में सेल होती है, सबको पता है, ठीक है, ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है, ठीक है, ये चीज़ सभी को पता है। अब देखिए सेल भी हमारी बॉडी के अंदर है, तो यहाँ पर अब हम 2 तरह की सेल की बात करेंगे। एक सेल तो वो है जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है, मतलब प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आने वाली है, ठीक है। जैसे कि हमारा मेल की अगर बात करें तो टेस्टिस है, फीमेल की अगर बात करें तो ओवम है, ठीक है। मतलब कि जो भी जनन इंद्रियां हैं नर और मादा में, उनकी अगर बात करें, उन कोशिकाओं में अगर परिवर्तन होता है तो उसे बोला जाता है जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि टेस्टिस और ओवम में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो है जर्मिनल वेरिएशन, और उनको छोड़कर मतलब रेस्ट ऑफ द जितनी भी आपकी सेल्स है बॉडी की, जैसे मान लीजिए कि हमें कोई इंजरी है, आपके पापा को कोई इंजरी है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो इंजरी आपको होगी, क्योंकि ये जो वेरिएशन ये कैसा है, ये सोमेटिक वेरिएशन, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने वाला नहीं है, ठीक है। और जो वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो गया, इसको आप ऐसे भी समझ लो, ठीक है। तो सोमेटिक वेरिएशन मतलब ऐसा वेरिएशन जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, और जर्मिनल वेरिएशन का मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि वहाँ पर जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस एक डिजीज़ होती है, एक बीमारी होती है, वर्णांधता, जिसमें व्यक्ति को रंग दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो रंग दिखाई नहीं देते हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो बीमारी है ये जेनेटिक डिसीज है, मतलब आनुवांशिक बीमारी है। ये बीमारी अगर आपके पेरेंट्स में से किसी को है तो आपको भी होगी, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा वेरिएशन, ये वेरिएशन हो जाएगा आपका, एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि जर्मिनल वेरिएशन, या नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, या फिर टेस्टिस या ओवम में होने वाला वेरिएशन। और सोमेटिक का मतलब रेस्ट ऑफ द जो भी बॉडी है आपकी, ठीक है, उसमें अगर कोई आपको इंजरी है, कोई बर्निंग हो गया है, ठीक है, कोई बीमारी है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जा रही है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ वेरिएशन उसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटिक वेरिएशन, फाइन। तो जेनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या हुआ, जेनेटिक्स का मतलब हुआ कि जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन इन दोनों चीज़ों की स्टडी करते हैं, फाइन। चलिए अब देखिए, अब आगे चलते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बारे में हमें किसने बताया सबसे पहले, तो उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हमारा जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। तो जेनेटिक्स के जो फादर है, ठीक है, उनका नाम है, उनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले, ठीक है, देखिए होता क्या है, आज तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन हो गई है कि हमें पता है कि हमें हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर्स जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, सब पता है। बट उस टाइम पर जबकि इन चीज़ों का नॉलेज किसी को नहीं था, उस समय सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में हमको किसने बताया था, मेंडल ने बताया था। और इन्होंने प्लांट्स के ऊपर, मटर का जो पौधा है, पी का जो प्लांट होता है, उसके ऊपर कई सारे के एक्सपेरिमेंट किए, और फिर उन्होंने अपने डाटा को जो भी कंक्लूड करके बताया, और कुछ लॉज भी हमको दिए उन्होंने। दैट मीन्स कि उन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च किया। क्या क्या रिसर्च किया वो सभी अभी हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक। ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ऑस्ट्रिया के एक फार्मर के यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, मतलब एक साधारण किसान परिवार में इनका जन्म हुआ था।
और जब ये चर्च में एज अ पादरी इन्होंने काम करना शुरू किया था, ठीक है, तो वहाँ पर सेंट ग्रेगर के नाम से इनका नाम पड़ गया ग्रेगर जॉन मेंडल। जनरली इनका जो नाम है वो जॉन मेंडल है, ठीक है, बट ग्रेगर जो एक उपाधि होती है वो इनको सम्मानित करने के लिए सेंट ग्रेगर के नाम से इनको दी गई थी। ठीक, अब इनके एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। देखिए शुरुआती दिनों में तो इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके और बाकी सारी चीज़ें, इसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। मेंडल के मन में हमेशा से ये प्रश्न आते थे, ठीक है, कि बच्चों में माता पिता के जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, किस तरीके के क्या क्या रीजंस होते हैं, और उसके ऊपर फिर उन्होंने काम शुरू किया। तो पी का जो प्लांट होता है, मटर का जो पौधा होता है, उसके ऊपर उन्होंने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग करना शुरू किया। ठीक, उन्होंने उनके कुछ कैरेक्टर्स को निकाला, ठीक है, जैसे लंबाई, उनका रंग, बीजों का आकार, प्रकार, बीजों का रंग, फूलों का रंग, इस तरीके के 7 मेजर कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने उनके बीच में क्रॉस करना शुरू किया। ठीक है, मतलब कि अलग अलग पौधे को दूसरी तरीके के पौधे से जो है परागण करवाया, मतलब कि वहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनको क्रॉस कराया, और जो हाइब्रिड जनरेशन बनी उस पर फिर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन किया। ठीक है, तो मेंडल ने यहाँ पर कम से कम 7 साल तक ये एक्सपेरिमेंट किए। 7 इयर्स तक मेंडल ने पी का जो प्लांट है, मटर का जो पौधा है, उसके ऊपर 7 साल तक प्रयोग किए और लगभग 10,000 जनरेशन या 10,000 पौधों के ऊपर उन्होंने अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो कर चुके थे। ठीक, अब हुआ क्या, देखो उन्होंने किया क्या वो देखते हैं। मेंडल ने यह देखा कि जो पी का जो प्लांट है, मटर का जो पौधा है, उसके अंदर कुछ पौधे छोटे होते हैं जिनकी लंबाई कम होती है, कुछ पौधे बड़े होते हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा होती है। ठीक, कुछ पौधों का रंग जो है, फूलों का रंग वो गुलाबी होता है, कुछ का रंग पिंक रेड होता है, ठीक है, कुछ का येलो होता है। तो ये जो वेरिएशन आ रहा था, ये जो चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, और फिर नेक्स्ट जनरेशन में इस तरीके के ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में मेंडल ने गहनता से अध्ययन किया और उन्होंने फिर अपने जो 3 नियम हमें दिए अपने सारे डाटा के बेसिस पर, वो नियम भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और तीसरा जो नियम है वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, अब मेंडल ने जो मटर के पौधे के ऊपर प्रयोग किया था वो प्रयोग हम देखते हैं। ठीक है, पहला प्रयोग उन्होंने किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहला जो क्रॉस किया, देखो क्रॉस का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेल फीमेल के बीच में शादी होती है, ह्यूमन बींग्स हम लोग, ठीक है, तो उसी को प्लांट और एनिमल्स की लैंग्वेज में हम क्रॉस करना बोलते हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के क्रॉस से फिर नेक्स्ट जनरेशन बनती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्रॉस। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड का मतलब कि एक प्लांट की क्वालिटी कुछ अलग है, दूसरे प्लांट की क्वालिटी कुछ अलग है। ठीक है, तो एक दोनों की क्वालिटीज को मिलाकर, कैरेक्टर्स को मिलाकर नई वैरायटी को बनाना, ठीक है, इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो ये एनिमल होता है और प्लांट्स में भी होता है। फाइन, चलिए मोनो का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब है कि एक कैरेक्टर को लेकर, ठीक है, जैसे उन्होंने मटर के पौधे के 7 कैरेक्टर्स को जो है आउटलिस्ट किया था। पहला कैरेक्टर उसमें से था जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था लंबाई, मतलब जो प्लांट है उसकी लेंथ। ठीक है, तो लेंथ हो, कलर हो, या फिर बीजों का आकार प्रकार हो, उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर को लेकर अगर वो क्रॉस करा रहे हैं, कहने का मतलब है कि एक जनरेशन में वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ऊपर अध्ययन करेंगे, क्योंकि सबके सारे कैरेक्टर्स को एक साथ ऑब्जर्वेशन नहीं किया जा सकता सबका। तो पहले उन्होंने सिर्फ किस पर काम किया कि पौधों की लंबाइयों पर क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी को उन्होंने कहा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस, केवल एक कैरेक्टर को लेकर उन्होंने अपना प्रयोग किया, इसीलिए उसको नाम दिया गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक, अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूं कि ये जो सब चीज़ें हो रही है कहाँ पर हो रही है। देखो जेनेटिक्स जो है पूरी की पूरी, हमारी जो जेनेटिक्स है ये पूरी की पूरी कहाँ पर हो रही है, तो ये हमारी जो सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस पर हमें फोकस करना है। सेल हम पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, बहुत सारी उसके बारे में जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, और उसी डीएनए का ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। फाइन, तो ये ट्रांसफर कैसे होता है उसी को लेकर ये सारा कुछ प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी बात करें। अब देखिए जनरली जो नॉर्मल एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई हमारी बॉडी में डीएनए कहाँ पाया जाता है,
तो डीएनए शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, पहली लाइन, डीएनए शरीर की प्रत्येक कोशिका के नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, परंतु क्या होता है कि जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा हो, ठीक है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में सेल डिवीजन होता है, दैट मीन्स कि एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, इस तरह से जो है उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो जब सेल डिवीजन हो रहा है तब तो ये डीएनए जो है वो अलाइन हो जाता है, मतलब इस तरीके के शेप में होता है, और जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो ये इस तरीके से बिखरा होता है। ठीक है, ये बिखरा हुआ है, जैसे होता है ना कि मान लीजिए हमारे घर पर कोई मेहमान आने वाले हैं, तो उससे पहले हम सारे घर को अच्छे से साफ करके, क्लीन करके, ठीक है, पूरा सिस्टमेटिक उसको अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो मेहमान का आना मतलब कि सेल डिवीज़न जब होना शुरू होता है तो जो डीएनए है जो कि न्यूक्लियस के अंदर बिखरा हुआ है वो अपने आप क्या होने लगता है, अरेंज होने लगता है या अलाइन होने लगता है। ठीक है, और जब सेल डिवीज़न या जो सेल है वो रेस्ट में है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डीएनए है वो इस तरीके से स्प्रेड रहता है, फैला हुआ रहता है। फाइन, चलिए, तो अब हम इसी के ऊपर सारा फोकस करने वाले हैं। तो अगर मटर के पौधे की भी बात कर रहे हैं तो उसके अंदर भी सेल्स हैं, उनकी सेल्स के अंदर की जो डीएनए है, जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन हमें हमारे माइंड के अंदर रखना है कि ये आनुवांशिकी जो है, ये जेनेटिक्स जो है, ये किससे संबंधित है, कोशिका के नाभिक में उपस्थित जो डीएनए है, जो नाभिकीय पदार्थ है, उससे संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। इसको हिंदी में बोला जाता है एक संकर या संकरीय क्रॉस। ठीक, अब देखो इसमें क्या हुआ, मेंडल ने सबसे पहले प्रयोग शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि यूरोप के अलग अलग देशों से कम 32 वैरायटी के मटर के बीज मंगवाए। ठीक है, क्योंकि उनको तो अलग अलग वैरायटीज में जो है क्रॉस ब्रीड करना था, तो 32 वैरायटी के अलग अलग जो है बीज उन्होंने मंगवाए। और सबसे पहले उन्होंने कौन से कैरेक्टर पर काम किया, वो था लंबाई, मतलब जो लेंथ है पौधे की, जो लंबाई है, ठीक है, उस लंबाई के कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने काम किया। तो उन्होंने पहला काम यह किया कि उन्होंने एक पौधा लिया जिसकी लंबाई ज़्यादा है, मतलब वो कैसा है, टॉल है, उसको उन्होंने टी से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने 2 बार टी क्यों लिखा है, मतलब मेंडल ने 2 बार टी क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि जो आपके क्रोमोसोम्स है वो पेयर में होते हैं हमेशा, ठीक है, जोड़ियों में होते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसको डबल टी से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब है कि ये जो पौधा है ये कैसा है, ये लंबा पौधा है, इसकी हाइट ज़्यादा है। ठीक, दूसरा पौधा उन्होंने लिया स्मॉल टी, मतलब कि बौना पौधा। ठीक है, ये बौना पौधा है और ये कैसा पौधा है, ये हाइट में ज़्यादा है, ये लंबा पौधा है। ठीक है, मतलब कि ये कैसा है, ये टॉल है, और ये कैसा है, ये शॉर्ट है, या इसको ड्राफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो लंबा पौधा, बौना पौधा, ये 2 पौधों के बीच में उन्होंने क्रॉस किया, और वो ये देखना चाहते थे कि अब इनसे जो जनरेशन बन रही है उस जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेट करता है, मतलब कि नया बनने वाला जो पौधा है वो किस तरीके का होगा, वो लंबा होगा, वो बौना होगा, या फिर वो दोनों के बीच का कोई मीडियम हाइट वाला होगा। ठीक है, तो ये देखने के लिए उन्होंने ये प्रयोग किया। अब एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडल ने आखिर मटर के पौधे का ही चुनाव क्यों किया। भाई दुनिया में तो बहुत सारे पौधे हैं, उसमें से किसी पौधे को उन्होंने क्यों नहीं सेलेक्ट किया। ठीक है, तो मटर के पौधे का चुनाव इसलिए उन्होंने किया, उसकी 2-3 वजह हैं। पहली तो यही है कि उसका जो लाइफ साइकिल है वो शॉर्ट है, कम है, मतलब कि मान लीजिए कि कुछ फसलें होती है ना जो साल भर में होती है कंप्लीट, कुछ होती है जो 6 महीने में होती है, तो मटर का जो पौधा है वो 2 महीने में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए 1 साल के अंदर उसमें हम 6 जनरेशन पर स्टडी कर सकते हैं। तो इसीलिए मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया, क्योंकि वो आसानी से लगने वाला, और दूसरा वो ये था कि वो पेशे से किसान थे, बचपन उनका जो है पिताजी जो थे उनके वो किसान थे, फार्मर थे, तो इसलिए उन्होंने इसके बारे में उनको सारा नॉलेज भी था कि उसको कैसे उगाना है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती है, तो इसलिए उन्होंने मटर के पौधे का सिलेक्शन किया, पी प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक, और एक पी प्लांट कैसा लिया, जो कि कैसा था, लंबा था, दूसरा पी प्लांट कैसा लिया, जो कि बौना था। अब ये दोनों पौधे जो है इनके बीच में क्रॉस किया। ठीक है, मतलब कि इनको क्या किया, इनको हाइब्रिड किया। अब क्या होगा तो देखो, तो सबसे पहले तो इनके गैमेट्स बनाएंगे हम, इनके युग्मक बनाएंगे। ठीक है, गैमेट्स का मतलब होता है कि भाई देखो जैसे ये टी और ये भी टी, तो अगर ये जब डिवाइड होंगे, इनको डिवाइड करना, गैमेट बनाना मतलब कि इनको डिवाइड करना, तो एक टी अलग, दूसरा टी भी अलग। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
सेपरेट क्यों हो रहे हैं? सेपरेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब सेल डिवीजन करना शुरू कर रही है, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर गैमेट बन रहे हैं, ठीक है, गैमेट्स बन रहे हैं। और गैमेट्स कैसे बने हैं यहाँ पर कि ये जो टी है, ये टी का मतलब क्या है? ये लंबाई का जो गुण है, ठीक है, लेंथ का जो कैरेक्टर है उसको उन्होंने टी से रिप्रेजेंट किया। तो टी मतलब टॉल और स्मॉल टी मतलब शॉर्ट। अब देखो दोनों का जब क्रॉस होगा, मतलब यहाँ पर जब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी तो इसमें कितनी वैरायटी के प्लांट आएंगे, तो वो देखो कि देखो अब यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये जो नंबर 1 वाला जो टी है ये इन दोनों स्मॉल टी से जो है फ्यूज कर सकता है, इन दोनों से जाकर के जुड़ सकता है। मतलब कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ये टी इधर वाले टी से मिल गया, मतलब कि ये बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक प्लांट। दूसरा आप देखोगे कि फिर से ये वाला टी और दूसरे नंबर का स्मॉल टी, यहाँ पर एक बार फिर से क्या बना? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनका जो मतलब है वो हम अभी निकालेंगे आगे, ठीक है, अभी तो केवल आपको क्या बनाना है, हम क्रॉस कैसे हो रहा है वो बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हो रही है कि इस यहाँ पर कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, तो ये देखो ये फिर से एक यहाँ पर ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से एक बार वही बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मतलब कहने का ये हुआ कि जो F1 जनरेशन है, ठीक है, मतलब जो पहली जनरेशन है, इन पौधों की जो पहली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के जितने भी पौधे बनेंगे वो सब कैसे होंगे? वो सब लंबे होंगे, ठीक है। क्यों लंबे होंगे? क्योंकि देखो ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, मतलब कि ये प्रभावी लक्षण है, ठीक है। जैसे होता है ना कि कुछ कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स के जो कुछ कैरेक्टर्स है वो हमारे अंदर आ जाते हैं पर कुछ कैरेक्टर्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो कैरेक्टर खत्म हो गए? भाई देखो हमारे बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, बोलने का तरीका, जो भी है, उन सब के लिए एक एक जीन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे ये हमारा डीएनए है, इस डीएनए के अंदर करोड़ों जीन्स हैं और हर जीन्स जो है एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो गए, मतलब कि जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको बोला जाता है डोमिनेंट जीन या डोमिनेंट कैरेक्टर। फाइन। तो उसी तरह से जैसे कि होता है ना कि भाई जब आपने खाना बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर आपने लाल मिर्च या हल्दी का उपयोग किया तो वो जो कलर है, ठीक है, वो कलर सबको डोमिनेट कर देता है, मतलब कि वो सब्जी का कलर बदल जाता है हल्दी डालने के बाद। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो येलो रंग है, जो आपकी जो टर्मरिक है, उसका जो येलो रंग है वो डोमिनेंट हो रहा है, वो सबके ऊपर भारी पड़ रहा है, वो सबसे प्रभावी लक्षण है। तो वैसे यहाँ पर भी है कि ये जो लंबाई का कैरेक्टर है टी, ये प्रभावी जीन है, ठीक है, मतलब कि इसका जो प्रभाव है वो पहले शो होगा, ये पहले सबको दिखाई देगा। और ये जो बौने पौधे का जो जीन है, ठीक है, ये कैसा है? ये अप्रभावी जीन है, मतलब कि ये किसी को आसानी, ये पहली जनरेशन में किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि इनमें जितने भी प्लांट्स बने हैं, जितने भी प्लांट फॉर्म हुए हैं, ठीक है, उन सभी में कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है, परंतु यहाँ पर डोमिनेंट कौन है? कैपिटल टी, मतलब कि यहाँ पर प्रभावी लक्षण किसका है? कैपिटल टी का। इसीलिए सब के सब पौधे जो हैं वो कैसे होंगे? ये सारे के सारे पौधे लंबे होंगे, मतलब कि लेंथ इन सब की कैसी होगी? ज्यादा होगी। बात समझ में आई? तो मेंडल ने अपने पहले प्रयोग में ये देखा कि जब एक लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है, दोनों को संकरित किया जाता है, तो पहली जनरेशन में बनने वाले जितने भी पौधे हैं वो सब कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे। मतलब कि जो बौनापन वाला जीन है, जो शॉर्ट लेंथ वाला जो जीन है, वो डिप्रेस हो चुका है, मतलब कि वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है, वो अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। ये उन्होंने पता किया। तो देखिए अब इस टी को बोला जाता है डोमिनेंट और इसको बोला जाता है रिसेसिव, ठीक है, मतलब अप्रभावी जीन है और ये प्रभावी जीन है। फाइन, ये अप्रभावी जीन है और ये प्रभावी जीन है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ये कैरेक्टर आपका पहला क्रॉस हो गया। अब देखो इसमें उन्होंने दो तरीके के रेशो बताए हमको। दो तरीके के रेशो कौन से बताए? एक बताया फिनोटाइप और दूसरा बताया जीनोटाइप। मैं लिख देता हूं यहां पर फिनोटाइप रेशो
और दूसरा होता है जीनोटाइप रेशो। अब ये क्या चीज़ है, इसको भी समझे जरा। फिनोटाइप का मतलब है फिजिकल कैरेक्टर्स, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब क्या हुआ, फिजिकल कैरेक्टर। कहने का मतलब कि फर्स्ट जनरेशन में जितने भी पौधे हुए वो सब कैसे हुए, लंबे हुए। भाई पहली जनरेशन में, पहली पीढ़ी के जितने भी पौधे हैं वो कैसे प्राप्त हुए, लंबाई सबकी ज़्यादा थी, मतलब कि ये लंबाई में सभी ज़्यादा थे, इसीलिए इसका जो फिनोटाइप है, ठीक है, फिनोटाइप कैरेक्टर है, वो फिनोटाइप कैरेक्टर जो है हमारा, मतलब जो अनुपात अगर उसको निकालेंगे तो सभी, भाई ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ठीक है। मतलब कि फिनोटाइप कैरेक्टर जो है लंबाई में टोटल आपके कितने पौधे प्राप्त हुए, हमको 4 प्राप्त हुए, ठीक, चारों के चारों पौधे लंबे हुए। अब जीनोटाइप में हम क्या देखते हैं, फिनोटाइप के अंदर क्या देखा जाता है, फिनोटाइप के अंदर उनके फिजिकल कैरेक्टर देखे जाते हैं। फिनोटाइप के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि उनके अंदर कौन कौन से जीन अवेलेबल है। तो आप देखो जरा कि जीनोटाइप में भी क्या है, एक टी है कैपिटल, दूसरा टी है स्मॉल, इसमें भी एक टी है कैपिटल, दूसरा टी है स्मॉल, और सेम इन्हीं में सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो जीनोटाइप कैसा है, हम यहाँ लिख सकते हैं जीनोटाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी। बात समझ में आ रही है। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करना, और जीनोटाइप का मतलब है कि आपके जो जीन्स हैं, ठीक है, जो जीन्स उसके अंदर अवेलेबल है उनको ऑब्जर्व करना। फाइन, तो ये है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस क्रॉस से मेंडल ने क्या निष्कर्ष निकाला, इस क्रॉस से मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि अगर आप एक लंबे पौधे और बोने पौधे का क्रॉस कराते हो तो पहली पीढ़ी के अंदर सारे पौधे लंबे प्राप्त होंगे, ठीक। ये आधा हुआ है अभी। अब आधा क्या, अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि अगर इस फर्स्ट जनरेशन के पौधों के बीच में हम इंटरनल ब्रीडिंग करते हैं, इंटरनल ब्रीडिंग का मतलब कि इनका स्वपरागण किया जाता है, ठीक है। अब इनके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इनको एक दूसरे से क्रॉस करने वाले हैं, फाइन। तो अब फिर क्या रिजल्ट आएगा नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब कि दूसरी जनरेशन में, F2 जनरेशन। तो अब नेक्स्ट है हमारा, भाई देखो अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन में के बीच में हम क्रॉस करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन क्या है, देखो जरा, देखिए यहां पर बना टी और स्मॉल टी, यहां पर भी है कैपिटल टी और स्मॉल टी। कोई भी दो पौधे हमको लेना है, ये एक पौधा हमने, ये दो पौधे हमने ले लिए क्योंकि सभी का जीनोटाइप सेम है, इसीलिए आप कोई भी दो पौधे लोगे तो उनका जीनोटाइप आपको यही मिलेगा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो, अब इनमें जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे, मतलब जब ये सेपरेट होंगे तो क्या होगा, एक कैपिटल टी बनेगा, दूसरा स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पर भी आप देखोगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, फाइन। अब क्रॉस कराइए, क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा भाई, क्रॉस करो तो देखो क्या बन रहा है, क्रॉस करो तो क्रॉस कैसा होगा, कैपिटल टी के साथ जो है पहले क्रॉस करेगा, फिर कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, फिर फ्यूज होगा, फिर आपका स्मॉल टी और कैपिटल टी आपस में फ्यूज होंगे, फिर उसके बाद में स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से फ्यूज हो जाएगा। ये कौन सी जनरेशन हो गई, F2, ठीक है। अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो पहली जनरेशन में तो सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबाई में ज़्यादा थे, मतलब सबके सब लंबे प्राप्त हुए, ठीक। अब दूसरी जनरेशन जब उन्हीं हाइब्रिड टॉल जो प्लांट्स थे उनके आपस में हमने उनको क्रॉस कराया, मतलब उनकी अगली जनरेशन को अगर हमने स्टडी किया तो क्या मिल रहा है, हमको ये मिल रहा है कि भाई जब नए 4 पौधे बने तो उसमें से 3 पौधे जो हैं वो कैसे हैं, लंबे हैं, और एक पौधा जो है वो कैसा है, ये बौना प्राप्त हुआ, मतलब ये शॉर्ट मिला, ये लेंथ में ज़्यादा है, टॉल है, और ये कैसा है, शॉर्ट है। पहली जनरेशन में तो सबके सब लंबे आ रहे थे, दूसरी जनरेशन में क्या परिवर्तन हो गया, दूसरी पीढ़ी में क्या परिवर्तन हुआ कि 4 में से 3 पौधे तो लंबे प्राप्त हुए, पर तो एक पौधा कैसा प्राप्त हुआ, बौना प्राप्त हुआ, ठीक। अब इन 3 में भी देखो क्या हो रहा है, 3 में भी अगर आप देखोगे तो इनका अगर जीनोटाइप अगर आप देखते हो तो यहाँ पर दोनों टी कैसे हैं, कैपिटल है, परंतु यहाँ पर एक टी कैपिटल है और एक टी कैसा है, स्मॉल है। तो कहने का मतलब कि ये तो क्या हो गया, शुद्ध, ये प्योर हो गया। क्यों,
क्यों प्योर हो गया भाई? क्योंकि इसके अंदर दोनों जो इसके जीन्स हैं वो जो है डोमिनेंट जीन है, ठीक है, कैपिटल टी ये दोनों डोमिनेंट है, तो ये तो हो गया शुद्ध। अब ये हाइब्रिड है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक जो है वो डोमिनेंट वाला जीन है और दूसरा जो है वो कौन सा है? दूसरा जो है वो रिसेसिव जीन है, मतलब कि अप्रभावी जीन है, इसलिए ये दोनों जो हो गए ये कैसे हो गए? ये हाइब्रिड हो गए, मतलब संकर हो गए। ये हाइब्रिड मतलब कि संकर पौधे हैं, पर है लंबे ये भी, ठीक है, लंबाई इनकी भी कैसी है? ज़्यादा है। और ये जो है ये हो गया आपका, ये भी प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, परंतु ये कैसा है? बौना है। भाई ये पौधा भी बौना है परंतु शुद्ध है, इसमें दोनों जीन जो हैं वो कैसे हैं? स्मॉल टी। यहाँ पर दोनों जीन कैसे हैं? कैपिटल टी। तो ये दोनों शुद्ध हैं, परंतु एक लंबा है दूसरा बौना है। और ये जो दो हाइब्रिड बने हैं, ठीक है, इनमें जो है हाइब्रिड के अंदर ये दोनों टॉल है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कैपिटल टी जो है हमारा ये डोमिनेंट जीन है, ये प्रभावी जीन है, इसलिए अगर ये उपस्थित है तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा, दूसरे वाले को अपना प्रभाव दिखाने नहीं देगा, ठीक है, इसीलिए ये दोनों पौधे भी हमें लंबे प्राप्त हुए। तो अब देखो F2 जनरेशन में क्या क्या अंतर हुआ? F1 में हमको क्या मिल रहा था? F1 में हमको चारों पौधे लंबे मिल रहे थे, ठीक है, और उनका जीनोटाइप भी सबका कैसा था? सेम था, ठीक है, मतलब कि 4 पौधे मिले थे हमें और चारों के चारों कैसे थे? लंबे, और जीनोटाइप टी और स्मॉल टी। अब F2 में क्या मिल रहा है देखो, तो F2 में अगर हम देखें तो शुद्ध लंबा पौधा हमें कितना मिला है? 1, ठीक है, फिर संकर लंबा मतलब कि हाइब्रिड वाला पौधे हमें कितने मिले हैं? 2, ठीक है, ये देखो 2, और शुद्ध बौना पौधा ये कितने मिले हमें? ये 1 मिला है, ये 1 मिला है। मतलब कि अगर इसका अनुपात आप देखोगे फिनोटाइप का, तो अनुपात क्या निकल के आ रहा है? 1:2:1, मतलब रेशो जो आ रहा है 1:2:1। 1 शुद्ध लंबा, 1 शुद्ध बौना और 2 कैसे हैं? हाइब्रिड। तो ये फिनोटाइप रेशो हो गया किसका? सेकेंड जनरेशन का, ठीक। फिर अगर इसका जीनोटाइप निकालो तो क्या निकलेगा? भाई जीनोटाइप में क्या है? जीनोटाइप में भी आप देखो, इसका जीनोटाइप अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि जीनोटाइप इसका जो है ये क्या है? टी का एक पौधा, ठीक है, फिर टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 पौधे, और यहाँ पर टी, मतलब कि ये पूरा इसका जो हो गया जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप का रेशो हो गया, और ये कौन सा हो गया? फिनोटाइप का रेशो हो गया। तो दैट मीन्स कि अगर आपका जो मेंडल थे उन्होंने पहली जनरेशन के बीच में क्रॉस किया, तो पहली जनरेशन के बीच में जब क्रॉस किया तो जो जनरेशन मिली, जो आपकी पीढ़ी मिली, उसमें 3 पौधे लंबे हुए और 1 पौधा बौना हुआ, ठीक। इस तरीके से मेंडल ने अपना एक कैरेक्टर्स को लेकर के जो है अपना प्रयोग किया, तो इसको बोला जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि उसका मतलब है केवल एक ही गुणों का अध्ययन किया उन्होंने, केवल लंबाई के गुण का अध्ययन किया है। अब उस पौधे के बीज कैसे हैं, उस पौधे में फूलों का रंग कैसा है, उस पौधे में बीज का शेप कैसा है, ठीक है, या फिर उसकी पत्तियां कैसी हैं, उसमें उसकी जो फलियां आती है उसके अंदर वो चिकनी है या उनमें जो है रुएं हैं, इस तरीके के कई सारे कैरेक्टर्स का अध्ययन उन्होंने किया। पर यहाँ पर मोनोहाइब्रिड में केवल एक ही लक्षण के द्वारा वो अपनी बात को देखना चाहते थे कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ पूरा, ठीक। और इसी क्रॉस के अंदर हमें एक साफ साफ दिखाई दे रहा है मेंडल का जो प्रथम नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, मतलब प्रभाविता का नियम। अगर किसी भी पौधे में कोई डोमिनेंट जीन है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक डोमिनेंट जीन है, ये कैपिटल टी जो है ये कैसा है? डोमिनेंट है, प्रभावी है, इसीलिए यहाँ पर जो गुण प्रदर्शित हुआ वो कौन सा हुआ? वो लंबाई का गुण प्रदर्शित हुआ, फाइन। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको खैर हम डिटेल में और समझेंगे। अब दूसरा आता है हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मतलब कि द्विसंकरी क्रॉस। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ वो देखो, ठीक है। अब नाम से क्लियर हो जाएगा इसका कि डाई हाइब्रिड का मतलब कि यहाँ पर 2 गुणों को लेकर के उन्होंने अपना प्रयोग किया, मतलब कि उस प्रयोग के अंदर उन्होंने 2 गुणों का अध्ययन किया। कौन कौन से 2 गुण थे भाई? वो देखो जरा, कि उन्होंने कहा कि भाई बीज का जो शेप है वो राउंड है, ठीक है। कैसा शेप है? राउंड शेप का बीज है, मतलब कि गोल है, और उसका जो कलर है वो कैसा है? येलो, मतलब कि फूलों का रंग जो है वो येलो है। 2 कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने काम किया। एक तो शेप, किसका शेप? बीजों का शेप, वो पूरा राउंड है। राउंड का मतलब यहाँ पर कि इस तरीके से हो, ऐसे
और दूसरा जो बीज है उस पर रिंकल्स है, मतलब झुर्रियाँ हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे प्रेस करते हैं जब हम कपड़ों के ऊपर, तो जो अपनी रिंकल्स होते हैं, जो झुर्रियाँ होती हैं वो मिट जाती हैं, मतलब जो आपका कपड़ा है वो पूरा कैसा हो जाता है, फ्रेश, वैसा। तो एक बीज जो है वो पूरा फ्रेश है, मतलब उस पर कोई झुर्रियाँ नहीं है, कोई रिंकल्स नहीं है, और दूसरा बीज जो है वो कैसा है, उस पर रिंकल्स हैं, उसमें झुर्रियाँ हैं, ठीक है। तो ये पहला कैरेक्टर है। दूसरा, फूलों का जो रंग है, ठीक है, एक का येलो है, दूसरे का कैसा है, एक का रंग उन्होंने लिया येलो और दूसरे का रंग कैसा लिया उन्होंने, डोमिनेंट येलो और एक रिसेसिव येलो, मतलब कि यहाँ पर भी उन्होंने कैरेक्टर्स जो लिए हैं वो दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। तो पहली चीज़ तो ये समझे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है हमारा, ठीक है, डाई हाइब्रिड, इसको लिख देते हैं पहले, डाई हाइब्रिड क्रॉस मतलब कि द्विसंकरी क्रॉस। फाइन। तो पहला राउंड शेप में है और येलो उसका कलर है, ठीक है। अब येलो में भी देखो क्या है कि अगर इसके हम जीनोटाइप को देखेंगे तो उन्होंने राउंड के लिए लिया आर आर और येलो के लिए लिया वाई वाई, ठीक है। जो बोना पौधा था, मतलब कि जो रिसेसिव आपका जो अप्रभावी लक्षण वाला पौधा है, ठीक है भाई, देखो कलर्स तो सभी पौधे में होते हैं, पर कुछ कलर्स होते हैं जो प्रभावी हैं, जो दिखाई देते हैं, कुछ दिखाई नहीं देंगे। तो जो दिखाई दे रहे हैं, जो डोमिनेंट है, उनको हम कैपिटल लेटर से लिख रहे हैं, ठीक है। पिछले बारे में भी हमने यही किया था कि जो दिखाई दे रहे थे उनको हमने कैपिटल से लिखा, और जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब जो गुण पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, उनको हमने कहा था रिसेसिव जीन, अप्रभावी जीन। उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरीके से, ये देखिए, मतलब यहाँ पर कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल वाई। बात समझ में आ रही। अब इनके बीच में हमने क्रॉस करना है। अब दो गुणों को लिया यहाँ पर, एक तो रंग का गुण है, मतलब कि रंग है फूलों का, और दूसरा है बीज का जो शेप है उसके ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए दो कैरेक्टर है, इसलिए यहाँ पर जो क्रॉस होगा वो कैसा होगा, द्विसंकरी क्रॉस होगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा, गैमेट किस तरीके से बन सकते हैं। देखो गैमेट्स जब बनेंगे तो कैसे बनेगा भाई, इनको जरा सेपरेट करो, तो दो गैमेट बन सकते हैं यहाँ पर, आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो चारों जो आपके जीन्स हैं, ये चारों में से दो सेम है और ये भी दोनों सेम है, इसलिए दो ही गैमेट बनेंगे बस। अगर चारों अलग अलग होते हैं तो ज़्यादा गैमेट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो गैमेट बनेंगे, दो गैमेट मतलब दो युग्मज बनेंगे। एक आर इस वाई से अटैच हो सकता है, ये आर, देखो गैमेट कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। हमें करना कुछ नहीं है, हमें ये करना है कि ये जो एक आर है, ठीक है, इस एक आर को इन दोनों वाई के साथ आपको जो है फ्यूज करना है, ठीक है। तो एक आर ये वाई के साथ अगर फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा भाई, देखो जरा, यहाँ पर भी आर वाई बना, ठीक है, और यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई बना, ठीक। दूसरे आर को अगर आप देखोगे उसको भी दोनों वाई के साथ आपको फ्यूज करना है, तो देखो दोनों वाई के साथ, तो यहाँ पर आर और यहाँ भी वाई, यहाँ पर आर यहाँ भी वाई, मतलब कि चारों के चारों जो सेम ही है। तो इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पर सिर्फ दो गैमेट बनेंगे, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। तो ये देखो ये दो जीन्स, दो गैमेट हमारे बन गए इस तरीके से। अब इधर भी देखो, उधर भी चारों सेम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दो ही बन पाएंगे। दो कौन कौन से बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बात समझ में आ रही सबको कि युग्मन का निर्माण, गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। और गैमेट कितने बने हैं, दो, ठीक है, आर कैपिटल वाई, यहाँ पर भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, और वहाँ पर दोनों के दोनों स्मॉल है, ठीक। अब देखो इसके बाद का स्टेप कौन सा है, इसके बाद क्रॉस करना है हमको। तो क्रॉस कैसे करोगे, तो क्रॉस में हमको यही करना पड़ेगा भाई कि इसका फ्यूज़न इन दोनों से करना पड़ेगा, ठीक, फिर इसका फ्यूज़न भी इन दोनों से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, इसलिए हम इसको एक स्क्वायर के अंदर बना दें, ठीक है, ताकि वो पढ़ने में आसान रहे, ठीक है। इस तरीके का आपको एक स्क्वायर बनाना है, आपको करना कुछ नहीं है, स्क्वायर बन गया। जो आपके इस तरफ वाले गैमेट है उन दोनों को आप यहाँ पर लिख दो, लेफ्ट साइड में ये लिख दिया हमने, ठीक है, आर वाई, और जो इस तरफ वाले हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन दोनों को एक तरफ लिख दो, ठीक है। ऊपर की साइड में स्मॉल वाले मतलब रेसेसिव जीन्स वाले, और नीचे की तरफ में क्या लिख दिया हमने, डोमिनेंट वाले मतलब लेफ्ट साइड में।
अब दोनों को आप क्या है क्रॉस करिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको और इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर आर मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरा क्या बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसको इससे हमने मिक्स कर दिया। अब इसको इससे फ्यूज करेंगे तो फिर से क्या बन रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में किया था, पर उसमें बहुत मिला अच्छा नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर सिंपली आप इसको स्टडी करने में आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इसके बाद ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी आएगा। मतलब कि यहाँ पर 3 गुणों की बात करेंगे तो 16 पौधे बनेंगे एक साथ, 16 प्लांट्स बनेंगे, तो वो सबको एक साथ लिखना मुश्किल होता है, इसलिए इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो अगले वाले को देखो, तो अगले वाले में भी क्या बनने वाला है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट जो जनरेशन है उस फर्स्ट जनरेशन में सब के सब पौधे जो हैं, ठीक है, उनमें आप देखोगे सभी में कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। ठीक है, इसमें भी आप देखो कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है। मतलब कि जो पहली जनरेशन है उसके जो सभी पौधे हैं उनका जो बीज है वो राउंड शेप का होगा और उनके जो रंग है उनका वो कैसा होगा, वो येलो होगा। ठीक है, क्योंकि इस आर का और इस वाई का कोई सेंस यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये तो कैसे अप्रभावी लक्षण है। जब प्रभावी लक्षण उपस्थित है तो उसके सामने वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो सारे पौधे बने, ठीक है, कुल मिलाकर कितने पौधे बने, 4 पौधे। ठीक है, 1 2 3 4, और चारों के चारों कैसे हैं, चारों के चारों के बीज का जो आकार है वो कैसा है, वो गोल है, और चारों के चारों का जो रंग है वो कैसा है, वो पीला है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप की अगर हम बात करें, फिनोटाइप का मतलब क्या होता था, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल कैरेक्टर को देखना। तो फिजिकल कैरेक्टर सबका कैसा है, सबके सब गोल आकार के हैं और पीले रंग के। ठीक है, मतलब कि 4 पौधे बने और चारों के चारों का जो फिजिकल कैरेक्टर है वो सेम है। जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप क्या हो सकता है, भाई देखो जीनोटाइप भी सबका सेम है। सेम है क्या सबका, जीनोटाइप सबका सेम है। देखो जरा कि कैपिटल आर इसमें भी है, स्मॉल आर इसमें भी है, सारी चीजें सेम है। मतलब कि डाई हाइब्रिड जो क्रॉस है हमारा, जीनोटाइप और फिनोटाइप, यहाँ पर दोनों ही चीजें क्या है हमारे पास, सेम है। बात समझ में आ रही? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि 2 गुणों को लेकर किया गया अध्ययन, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है 1 गुण को लेकर किया गया अध्ययन। अब मेंडल ने क्या किया, अब देखो ये तो पहली बात हो गई। अभी क्या करना है हमको, अब आगे इसको नेक्स्ट जनरेशन में हमको, ये तो F1 जनरेशन है, ठीक है, F1 जनरेशन में सब के सब पौधे कैसे प्राप्त हुए हैं, राउंड, मतलब कि उनका जो बीज है वो राउंड है और उनका जो कलर है वो येलो है। फाइन, ठीक। अब इसी को हमको कहाँ लेकर जाना है भाई, दूसरी जनरेशन में लेकर जाओ। अब इन पौधों के बीच में क्रॉस कराओ। ठीक है, तो इन पौधों के बीच में अगर हम क्रॉस कराएंगे तो क्या क्या पौधे हैं, देखो 2 पौधे ले लो, आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये 2 पौधे आ गए। ठीक है, अब बताओ जरा इसमें गैमेट्स कौन कौन से बनने वाले हैं भाई, गैमेट्स क्या बनेंगे गैमेट्स बताइए क्या बनने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना है गैमेट्स में हमें, देखो पहले तो इस आर को इस वाई के साथ, ये आर कैपिटल वाई, ठीक है, फिर दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये यहाँ पर गैमेट कैसे बने। हमें क्या, हमारे पास क्या है भाई, एक तो आर है और एक क्या है, वाई है। अब इस आर को इस वाई के साथ भी करना है हमें फ्यूज, और इस आर को इस वाई के साथ भी फ्यूज करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यहाँ पर आप देखोगे तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक, बस ये बन गया। ये देखो आर वाई, और ये बन जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये वाला बन जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, और ये बन जाएगा आपका स्मॉल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए, 4 जो है हमारे जीन गैमेट्स बन गए। अब इनके अंदर हमको क्रॉस करना है। ठीक है, 4 गैमेट्स बन गए, इनके अंदर हमको क्रॉस करना है। तो चलो अब इनको हम फिर से एक बार उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला गैमेट,
ये हमारा दूसरा गैमेट, ये हमारा तीसरा गैमेट और ये हमारा चौथा गैमेट। सेम टू सेम यहाँ पर भी होंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये कैपिटल है, ठीक है, और ये दोनों स्मॉल है। फाइन, चलो अब इनके बीच में हमको क्रॉस करना है। तो देखो अब ये 4 गैमेट हो गए, तो इसको हम फिर से क्या करने वाले हैं कि स्क्वायर बना लो, ठीक है। स्क्वायर बन गया, ये बन गया हमारा स्क्वायर। इस स्क्वायर में हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ और लेफ्ट साइड की तरफ उन गैमेट्स को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया मैंने आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर भी वही चीज़ करी मैंने, आर वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। देखो कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हमारे क्या काम की, देखो ये सब चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। ये क्रॉस नहीं पूछा जाएगा आपसे, इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो पूछे जाएंगे, या फिर आपसे नंबर पूछा जाएगा कि भाई पहली पीढ़ी में कितने पौधे लंबे बने, दूसरी पीढ़ी में कितने पौधे लंबाई में ज़्यादा हुए या उनके बीजों का आकार कैसा है, तो वो संख्या पूछी जाएगी। तो अब संख्या हम रट नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें क्रॉस तो वहाँ रफ वर्क में आपको ये क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए चीज़ों को बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको करना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। केवल इनको आप क्या करते जाना है, फ्यूज करते जाना है, ठीक है। तो ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड वे से अगर आप सोचेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और सिंपल वे से अगर सोचेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा और बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो देखो अब क्या किया हमने, देखो अब आगे हमने क्या किया, अब इन सबको मिक्स करो। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, ये आप बोल सकते हो कि भाई बहुत लंबी चीज़ है, पर कठिन नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर पहला जो पौधा हमें मिला वो कैसा मिला, उसमें कैपिटल आर है कैपिटल वाई, इधर भी क्या है कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा पौधा, अब इन दोनों को क्रॉस करना है, ठीक है, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक। यहाँ पर देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल कैपिटल वाई, ठीक है। यहाँ पर देखोगे आप तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसी तरीके से फटाफट इसको आप कंप्लीट करो जरा, आप लोग भी अपनी कॉपी में, ठीक है, मैं भी करता हूँ। यहाँ पर कैपिटल आर दोनों और दोनों स्मॉल वाई, यहाँ पर आर आर और ये कैपिटल वाई और वाई, ठीक। यहाँ पर ये हो गया, ये देखिए अगला देखो जरा, तो आर आर वाई और ये रहा वाई, आर आर ये वाई ये स्मॉल वाई, फिर दोनों स्मॉल है वाई और दोनों वाई कैपिटल है, यहाँ पर दोनों आर स्मॉल है और एक वाई स्मॉल है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये बन गया, ठीक है, ये आर आर और ये वाई वाई, ठीक है। बहुत सिंपल है, सभी लोग कर पा रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो भाई, अब इसमें कंप्लीट तो कर लिया हमने, अब इसमें निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन क्या है, तो वो देखो कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको। अब हमको यहाँ से काउंटिंग करना है, ये सारे पौधे बन गए, ठीक है। अब हमको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस भी पौधे के अंदर कैपिटल आर है, ठीक है, मतलब कि वो कैसा होगा, उसका जो बीज है वो कैसा होगा, उसका बीज गोल होगा, ठीक। अगर उसके अंदर कैपिटल वाई है मतलब उसका जो रंग है वो कैसा होगा, पीला होगा। बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। मतलब कि राउंड और येलो, आपको सबसे पहले क्या सर्च करना है, हम यहाँ पर इनको लिखते चलते हैं, ठीक है, बहुत मजा आने वाला। राउंड और येलो, तो ढूंढो जरा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो कौन कौन से होंगे, देखो ये राउंड और येलो, मतलब ये राउंड येलो होगा, ये पहला हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या ये राउंड और येलो है, नहीं है, राउंड तो है पर येलो, सॉरी राउंड है और येलो भी है, मतलब इसमें कैपिटल वाई भी है, दोनों चीज़ें हैं, तो ये भी हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गए, 4 हो गए, इसके बाद में ये हो गया 5, ठीक है, 6 के बाद 7 8 और एक 9, मतलब कि 9 पौधे जो है हमारे वो कैसे मिले हमको, सेकेंड जनरेशन में, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में सेकेंड जनरेशन के अंदर 9 जो प्लांट्स हैं वो हमको ऐसे प्राप्त हुए जिनका रंग येलो है और उनके बीज का जो शेप है वो कैसा है, राउंड है, ठीक। अब दूसरा राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन वालों को ढूंढो, राउंड एंड ग्रीन, ठीक है।
तो राउंड एंड ग्रीन वालों को ढूंढो जरा, तो कितने मिलेंगे हमको। राउंड और ग्रीन का मतलब क्या हुआ, राउंड का मतलब कैपिटल आर और ग्रीन का मतलब क्या है, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई के लिए हमने ग्रीन के लिए स्मॉल वाई यूज किया है, तो ग्रीन का मतलब स्मॉल वाई। तो देखो अब स्मॉल वाई जिसके भी अंदर होगा वहां पर वो कैसा होगा, वो ग्रीन होगा, पर शर्त क्या है कि कैपिटल वाई वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों स्मॉल वाई है, मतलब कि ये क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक कैपिटल वाई है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, ठीक है, ये तो येलो ही होगा। फिर आगे देखो स्मॉल वाई और कहाँ पर दिख रहा है हमको, ये देखो ये स्मॉल वाई, ये दूसरा, ठीक है। फिर और देखोगे तो राउंड और येलो में, ठीक है, स्मॉल वाई और कहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल वाई, ये रहा। मतलब कि यहाँ पर जो 3 प्लांट बन रहे हैं हमें राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन के 3 प्लांट बन रहे हैं। अगला क्या है, रिंकल एंड येलो, मतलब जो स्मॉल आर जो हमने लिया है वो किसके लिए लिया है, ऐसा बीज जिसका जो शेप है वो कैसा है, वो रिंकल है, उस पर कहने का मतलब झुर्रियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को गिनो तो हम लिख सकते हैं कि रिंकल और क्या लेना हमको, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो। तो इसके प्लांट गिनो, तो गिनो जरा कितने हो रहे हैं इसमें भी, 1 2, देखो रिंकल का मतलब क्या हुआ, रिंकल मतलब स्मॉल आर और येलो मतलब कैपिटल वाई। तो ऐसा पौधा आपको ढूंढना है, ये देखो ये मिल गया, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। मतलब कि ये कैसा है, ये रिंकल है इसमें, पर रंग कैसा है, येलो है। तो ऐसे भी हमको 1 2 3, इसमें भी आपको 3 पौधे मिले, ठीक है। मतलब कि राउंड और येलो वाले 9 है, राउंड और ग्रीन वाले 3 है, रिंकल और येलो वाले भी 3 है, ठीक। अब बचता क्या है, रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। मतलब कि ऐसा पौधा जो रिंकल भी है और ग्रीन भी है, मतलब सिर्फ एक है, मतलब जिसमें स्मॉल आर भी है और स्मॉल वाई भी है, मतलब कि रिंकल एंड ग्रीन। तो रिंकल एंड ग्रीन वाला एक ही पौधा है, ठीक। तो ये रेशो आ गया आपका कि 9:3 और 1, ठीक है, ये आपका रेशो आ गया। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये तो फिनोटाइप रेशो आया, अब इसी का आपको जीनोटाइप भी निकाल, ये थोड़ा सा लेंदी जरूर है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये जो चीजें हैं ये लेंदी है पर कठिन नहीं है, सिर्फ काउंटिंग ही तो करनी है हमको, ठीक है। काउंटिंग करना, ध्यान से काउंट करोगे तो आपका रेशो जो है वो सही आएगा। तो ये फिनोटाइप रेशो आपका आ चुका है कि 9 पौधे जो है वो कैसे मिले, राउंड और येलो वाले, 3 पौधे वो हमें राउंड और ग्रीन वाले, 3 पौधे मिले हमें रिंकल और येलो वाले, और 1 पौधा मिला हमें रिंकल और ग्रीन वाला। फाइन, ठीक। अब देखो, अब अगला है जीनोटाइप रेशो। तो जीनोटाइप रेशो निकालो, कैसे निकालोगे, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जिसको भी लेना हो, ठीक है। चलिए अब जीनोटाइप रेशो, जीनोटाइप रेशो में क्या करना होता है हमें, जीनोटाइप रेशो में हमको सब में ये देखना होता है कि इसमें कौन कौन से जीन्स जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशो जो है इसको काउंट करना, इसको निकालना, ठीक है, ये हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है और समझने के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में जीनोटाइप रेशो पूछा ही जाता है। फिनोटाइप रेशो तो सबको दिख ही जाता है, क्योंकि वो क्रॉस जैसे ही आपने किया और वो वहाँ पर शो हो जाता है, बट जीनोटाइप रेशो को थोड़ा सा हमें मेहनत करना पड़ती है, इसीलिए उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशो इसका हम आपको कल बताएंगे। इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं ये जो तीनों लॉज हैं, मेंडल के तीनों नियम हैं, इनको हम समझेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। और जीनोटाइप आपके लिए होमवर्क भी है, आप इसको खुद ट्राई करके देखिए कि आपसे आता है या नहीं आता है, नहीं तो फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे।